after the discussion of the section 80C, 80CCC, 80CCD, today we will start with another deduction, that is section 80D. देखिए ये डिडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ द मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एंड द प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप. हर आदमी जो है वो इंडिया में जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम से सफर कर रहा है. तो उस केस में जो इसका पर्पस है सेक्शन 80D का, दैट इज टू प्रोवाइड एडिक्वेट इंसेंटिव टू एसएससी फॉर इफेक्टिव मेडिकल इंश्योरेंस फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर देयर फैमिलीज in order to cover unforeseen expenses on account of मेडिकल ट्रीटमेंट. क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा जो पैसा है वो लोगों के पास हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर खर्च होता है. उसको कैसे कंपनसेट किया जाए, तो उस केस में सेक्शन 80D जो है उसकी हेल्प कर रही है. तो सेक्शन 80D प्रोवाइड डिडक्शन रिलेटेड टू मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम. इसका मतलब है कि यहां पे अब एसएससी जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उस पैसे को शिफ्ट करना चाहता है, बाय उस रिस्क को रिड्यूस करना चाहता है. तो उसके लिए वो अपना रिस्क शिफ्ट कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी को, और उसके लिए उसके द्वारा पॉलिसी परचेज की जा रही है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज परचेज की जा रही हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर पैसा खर्च जो किया जा रहा है तो वो इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ को शिफ्ट किया जा रहा है. तो जब वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करता है तो उस टाइम उसको कुछ प्रीमियम का अमाउंट जो है वो देना पड़ता है. तो वो जो प्रीमियम का अमाउंट जो दिया जाता है उसके ऊपर जो है वो सेक्शन 80D के अंदर जो है वो डिडक्शन मिल जाती है. सो देयरफॉर दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 80D. अब सबसे पहले एक क्वेश्चन राइज होता है कि ये जो प्रीमियम पे किया जाएगा वो किसके लिए किया जाएगा, किसकी हेल्थ से रिलेटेड जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की जा सकती है जो कि 80D के अंदर एलिजिबल होगी. तो प्रीमियम पे टुवर्ड्स या तो आप सेल्फ के लिए है, स्पाउस के लिए है, या चिल्ड्रन जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है उनके लिए है. तो ये एक अलग से है, और दूसरा ये अलग है कि प्रीमियम पे टुवर्ड्स द इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इज परचेज्ड फॉर पेरेंट्स. तो एक कवर ये है कि जिसमें आप खुद के लिए, आपका परिवार जो डिपेंडेंट है वो कवर हो रहा है, या दूसरा जो है वो पेरेंट्स जो है उनके कवर हो रहे हैं. अगर वो हिंदू अनडिवाइड फैमिली एसएससी है तो एनी मेंबर ऑफ द फैमिली, हिंदू अनडिवाइड फैमिली में जो भी उनका मेंबर होगा उसके लिए अगर प्रीमियम का अमाउंट पे किया जा रहा है तो उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की जा रही है, देन दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 80D. अब क्वेश्चन राइज होता है कि स्टेटस ऑफ एसएससी. देखो रेजिडेंट और दोनों रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों कवर होंगे. तो व्हाट वुड बी द क्वांटम ऑफ डिडक्शन. देखिए इसका मैंने एक आपके लिए छोटा सा टेबल बना दिया जिसकी वजह से कंफ्यूजन ना हो. प्रीमियम पे टूवर्ड्स, राइट, सेल्फ है, फैमिली है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, ये तो अब आपको पता हो गया एक पॉलिसी. दूसरी है जिसमें कवर हो रहे हैं पेमेंट पेड फॉर पेरेंट्स, या वो दोनों अगर परचेज कर रहा है तो मैक्सिमम डिडक्शन विच इज टू बी अलाउड. तो पहला है इंडिविजुअल एंड पेरेंट्स बिलो 60 ईयर्स. एक इंडिविजुअल है, उसके पेरेंट्स जो है वो 60 साल से कम है और खुद भी वो 60 साल से कम है. अगर वो सेल्फ, फैमिली और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करता है और एक साल में जो मैक्सिमम डिडक्शन उसको मिलेगी, जितना का वो प्रीमियम का अमाउंट पे करेगा, दैट इज 25,000 पेड फॉर पेरेंट्स. और अगर बाय द वे उसने पेरेंट्स के लिए उसके अलग से पॉलिसी परचेज करी है तो उसका भी जो मैक्सिमम है वो दैट इज 25,000. तो एक्चुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड और 25,000 विच एवर इज लेस. उसी तरह से पेरेंट्स के नाम भी अगर पॉलिसी परचेज जिसमें पेरेंट्स कवर किए गए हैं तो उसमें भी जो अमाउंट पेड और 25,000 रुपीज विच एवर इज लेस. इसका मतलब है मैक्सिमम डिडक्शन. अगर उसने ये पॉलिसी परचेज करी है और ये पॉलिसी परचेज करी है तो मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D की इंडिविजुअल को कितनी मिल सकती है, 50,000. एक तो उसने अपनी फैमिली के लिए, सेल्फ के लिए, फैमिली के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, और दूसरी जो है पेरेंट्स के लिए तो 50. दोनों पॉलिसीज अगर परचेज कर रखी हैं हेल्थ इंश्योरेंस तो 50,000 की मिल जाएगी. दूसरा है इंडिविजुअल एंड फैमिली बिलो 60 बट पेरेंट्स अबव 60 ईयर्स. अगर उसने खुद परचेज करी है अपने लिए और खुद जो है वो 60 साल से नीचे है
तब तो वो 25 की 25,000 मिलेगी। लेकिन अगर उसके पेरेंट्स 60 साल से ऊपर हैं, उनके नाम अगर परचेज करी है तो वो जिसमें वो कवर है तो कितना मिलेगा जी? 50,000। इसका मतलब अगर उसने दोनों के लिए पॉलिसीज परचेज कर रखी हैं तो टोटल मैक्सिमम डिडक्शन कितने की मिलेगी जी? 75,000 की। अब उसके बाद है बोथ इंडिविजुअल फैमिली एंड पेरेंट्स अबव 60 ईयर्स। सारे ही जो है वो 60 ईयर्स हैं। अब सपोज की एक सिचुएशन ये भी आ सकती है कि वो खुद भी और फैमिली मेंबर्स, मतलब वो 60 साल और पेरेंट्स भी 60 साल से ऊपर है, तो 50,000 यहां मिल जाएगी, 50,000 यहां मिल जाएगी, टोटल मिल जाएगी 1 लाख। क्योंकि अब कौन है? 60 ईयर से ऊपर है। क्योंकि बुक्स में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया है, उसको मैं थोड़ा सा क्लासिफाई करने की कोशिश करिए जिसकी वजह से आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर वो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो उस केस में सेल्फ, फैमिली एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए 25,000 और पेरेंट्स के लिए भी 25,000, और जो मैक्सिमम मिलेगी वो दैट इज 25,000। ठीक है जी, दोनों 25,000 से ज्यादा नहीं मिलेगी। मेंबर ऑफ हिंदू एंड फैमिली भी है 25,000 है, पेरेंट्स के लिए भी 25,000, तो मैक्सिमम कितने मिलेगी? 25,000। ओके, एक और अब मैं आपको एक और बता दूं कि कई लोग जो हैं वो हर साल अपने टेस्ट करवा करके अपनी हेल्थ का चेकअप करवाते हैं। तो अगर हेल्थ चेकअप के ऊपर अगर आपने पेमेंट करी है, हर साल आप कराते हैं, तो उसके ऊपर भी डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80D के अंदर। सो एनी पेमेंट्स मेड टुवर्ड्स प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, मैंने बताया कि हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, कोई स्टार्टिंग से पता लग जाए तो उस केस में, क्योंकि इंडिया में मैं आपको बता दूं वैसे जो कि इज द पार्ट की इंडिया में लोग जो हैं अपने हेल्थ की इंश्योरेंस नहीं कराते, गाड़ी की इंश्योरेंस करा लेते हैं, अपनी सर्विसिंग नहीं कराते हर साल की। चलो मैं प्रिवेंटिव अपने चेकअप करा लेता हूं कि क्या क्या है, गाड़ी की सर्विस जरूर करा लेते हैं। तो आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान में क्या है। इसका मतलब है कि भैया जब गाड़ी को आप 6 महीने के बाद या 2 महीने के बाद जब भी आपको कॉल आती है कि जी हाँ जी आपकी गाड़ी की सर्विस ड्यू है, तो आप फट से करा लेते हैं। कभी आपने अपने बारे में भी सोचा? तो कराइए ना, देखिए 80D का बेनिफिट लीजिए ना, क्योंकि अगर आप उसके लिए भी हेल्थ चेकअप के लिए भी अगर आप पैसा लगाते हैं तो टैक्स पेयर को डिडक्शन मिलेगी 5,000 रुपए की। अच्छा, एक और मैं आपको बता दूं कि ये अगर आप 5,000 रुपए की कैश में भी दे देंगे ना तो भी डिडक्शन मिल जाएगी। एलिजिबल स्कीम्स, कौन कौन सी स्कीम जो एलिजिबल है? मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ GIC, जनरल इंश्योरेंस, क्योंकि LIC की बात नहीं है, LIC में तो लाइफ कवर होती है, यहां मैं हेल्थ की बात करता हूं, तो ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी का पार्ट है। दैट इज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है IRDA के द्वारा अगर अप्रूव की गई है, तो वो वाली स्कीम के अंडर अगर आपने जो है अपनी पॉलिसी परचेज करी है, दैट इज कवर्ड। कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम के अंदर भी अगर आप कंट्रीब्यूट करेंगे दैट इज ऑल्सो एलिजिबल। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए क्या है? पेमेंट शुड बी मेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। देखो ये जो पेमेंट है वो कैश में कभी नहीं करना, अगर करोगे तो 80D की डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो अदर देन मोड करना, चाहे चेक से देना, ड्राफ्ट से देना, जैसे मर्जी, ऑनलाइन पेमेंट करिए, RTGS करिए, वट एवर इट इज, लेकिन उसके थ्रू करिए, कैश से नहीं करनी आपने। द पेमेंट फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैन बी मेड इन कैश, अभी मैंने आपको बताया, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने कवर कर दिया। अगर आप इसमें 5,000 के देते हैं तो वो अलाउड होगा। प्रीमियम पेड ऑन बिहाफ ऑफ वर्किंग चिल्ड्रन कैन नॉट बी टेकन फॉर टैक्स बेनिफिट, अभी आपको ऊपर बताया मैंने, डिपेंडेंट चिल्ड्रन की बात करी है। अगर वो वर्किंग चिल्ड्रन है और तो वो उसमें कवर नहीं होगा। लमसम प्रीमियम पेड, अब बाय द वे मान लीजिए वैसे तो हर साल की इंश्योरेंस होती तो लेकिन अगर बाय द वे आपने क्या किया कि मान लो 3 साल की इंश्योरेंस प्रीमियम इकट्ठा दे दिया, 2 साल का प्रीमियम इकट्ठा दे दिया, तो क्या इस साल सबकी डिडक्शन मिले? नहीं, फिर आपने उसको प्रोपोर्शनेटली बांटना है कि ये 1 साल की, ये 2 साल की, ये 3 साल की। ठीक है, 3 साल का इकट्ठा पैसा 3 सालों में जो है वो आपने सेपरेट करके उसकी डिडक्शंस दे देनी। हाँ जी, बात क्लियर होगी जी? तो अगर क्लियर है तो अब आपको हेडिंग भी समझ आ जाएगा। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, और क्या था पर्पस? टू प्रोवाइड एडिक्वेट इंसेंटिव टू एसएससी फॉर इफेक्टिंग मेडिकल इंश्योरेंस फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर देयर फैमिलीज in order to cover unforeseen expenses on account of medical treatment। अब क्या होता है? अब क्या है कि अब लोग जो हैं क्या करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लेते हैं,
कल को अगर आपको कोई इलाज करवाना पड़े तो जेब से पैसा नहीं देगा, कौन देगी? इंश्योरेंस कंपनी देगी। ये अवेयरनेस अब इंडिया में आ चुकी है, और वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीम्स जो है वो लॉन्च कर दी गई हैं, आयुष्मान है, वट एवर इट इज। तो ये भी सारी जो है वो उसमें अगर उसके अंडर भी अगर आपको प्रीमियम का अमाउंट पे करते हैं, दैट इज ऑल्सो एलिजिबल अंडर सेक्शन 80D। इंपॉर्टेंट है जी कि नहीं है? ओके, आइए अब 80D के बाद जो है हम चलते हैं 80DD। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट। अब इंडिया में कई बार क्या होता है कि आप ये देख रहे हैं, डायग्राम भी देख रहे हैं, ये जो है डिपेंडेंट है, ये एक फैमिली मेंबर है, ये अटेंडेंट है। हमेशा उसके लिए आपको एक अटेंडेंट की जरूरत पड़ती है। अगर किसी फैमिली मेंबर में कोई भी अगर पर्सन जो है वो डिपेंडेंट हो जाता है, परमानेंटली डिसेबल हो जाता है, जिसको बोल सकता हूं, तो परमानेंटली जब डिसेबल हो जाता है तो उसको उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ऊपर बहुत पैसा खर्च किया जाता है फैमिली मेंबर्स। तो उस केस में उस पॉइंट उसको ध्यान में रखते हुए कि अब उस पैसे को शिफ्ट कैसे किया जाए, उस रिस्क को कैसे शिफ्ट किया जाए, तो उसके लिए सेक्शन 80DD के अंडर इनकम टैक्स ने भी हमें हेल्प करी है। सो व्हाट इज द पर्पस? टू हेल्प द गार्जियन ऑफ हैंडीकैप्ड पर्सन। तो मैंने बताया ना कि किसी एक फैमिली में अगर कोई बेचारा डिपेंडेंट पर्सन, हैंडीकैप्ड पर्सन जो है तो उसके लिए गार्जियन को बहुत ज्यादा उसकी केयर करनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? बेटर फैसिलिटीज मिले डिपेंडेंट्स को, एंड ऑल्सो टू कॉम्पनसेट फॉर द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ देयर ट्रीटमेंट। और साथ में उसकी ट्रीटमेंट भी चल रही होती है, उसके ऊपर भी खर्चा होता है, तो उसको लुक आफ्टर करने के लिए भी खर्चा किया जाता है। उसको कई बार हमें ट्रेनिंग दिलवानी पड़ती है, मतलब नर्सिंग की जरूरत पड़ती है, रिहेबिलिटेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो क्योंकि द पर्सन इज विद डिसेबिलिटी, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए हमेशा डिपेंडेंट है। हाँ जी, क्लियर हुई बात कुछ? ओके। सो एनी एक्सपेंडिचर इनकर टुवर्ड्स द मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिपेंडेंट वेयर अ डिपेंडेंट इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है? ओके, अब डिपेंडेंट के केस में कौन हो सकता है डिपेंडेंट? अब देखिए, अगर वो इंडिविजुअल है एसएससी तो उसका स्पाउस डिपेंडेंट के डेफिनेशन में आएगा, चिल्ड्रन डिपेंडेंट के डेफिनेशन में आएंगे, पेरेंट्स डिपेंडेंट के डेफिनेशन में आएंगे, ब्रदर भी आएगा, सिस्टर आएगा ऑफ द इंडिविजुअल, और एनी ऑफ देम। कोई भी इनमें से जो भी होगा वो डिपेंडेंट के डेफिनेशन में आएगा। अब वो अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसकी ऊपर जो है वो आप जो खर्चा किया जा रहा है गार्जियन के द्वारा, जो इंडिविजुअल है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए सेक्शन 80DD के। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कौन होगा डिपेंडेंट? एनी मेंबर ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। स्टेटस ऑफ एसएससी क्या होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। देखिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, राइट? ओके। लेकिन अब इसमें कौन कौन सी जो डिजीज हैं वो दैट इज आल्सो कवर्ड अंडर सेक्शन 80DD। एक तो अगर मेंटली रिटार्डेड पर्सन है तो भी, मेंटल इलनेस है, लो विजन है, नहीं देख सकता बेचारा, उसके बाद सो है जो लेप्रोसी क्योर्ड है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, मतलब सारे के सारे जो है डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन इफ द डिसेबिलिटी ऑफ द डिपेंडेंट इज 40% और मोर, 75,000 रुपए। इफ द डिसेबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट 80% और मोर तो 1,25,000 का मिलेगा। तो सिंपल सी बात है। देखिए, अब यहां पे ये नहीं है कि आपसे पूछा जाएगा कि जी आप खर्चा कर रहे हो तो उसके बिल सबमिट करो, नहीं, जरूरत नहीं है। अरे सिंपल सी बात है, जो डिपेंडेंट है उसके ऊपर खर्चा तो हो ही रहा है, उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर खर्चा हो ही रहा है, उसका क्या डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना है? हाँ, सिर्फ आपको ये डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करके आप 75,000 सीधे जो है वो 80DD के अंदर जो है वो लेस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये पार्टिकुलर्स है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 लाख की है, और स्टेटस ऑफ द वाई जो है, मान लो ये वाई है, राइट? उसका जो रेजिडेंट का स्टेटस है, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग ऑफ द डिपेंडेंट, हैंडीकैप डिपेंडेंट, वो 10,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। डिपॉजिट विद यूटीआई, मेंटेनेंस ऑफ जेड, ये 10,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। हाउ इज जेड इज रिलेटेड टू वाई? वाई ये ब्रदर है इसका जो डिपेंडेंट है। इसमें नॉन रेजिडेंट है, तो पहला केस कर लेते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम कितनी? 1 लाख रुपए, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 88। हम ये नहीं देखेंगे उसने सिर्फ कितना खर्च किया है, 20,000 खर्च किया, नो। तो डिडक्शन कितने की मिलेगी? 75, राइट? तो टोटल इनकम सिर्फ कितनी रह जाएगी? 25,000।
अब यहाँ 1 लाख रुपए, लेकिन ये यहाँ ये डिडक्शन क्यों नहीं मिली? क्योंकि इसका जो स्टेटस है वो किस चीज का है सर? नॉन रेजिडेंट का स्टेटस है, इसलिए नहीं मिल रही है। ओके, तो इसलिए ये टोटल इनकम कितनी डिडक्ट हो जाएगी? 1 लाख रुपए। उसी तरह से अब ग्रॉस टोटल इनकम 1,50,000 है, कंडीशन फुलफिल है, यहां खर्चा हो रहा है, लेकिन यहां पे जो सिस्टर है वो 67 ईयर्स एज है और 80% डिसेबिलिटी है। तो सिंपल सी बात है, 1,25,000 की मिलेगी और बाकी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये 80DD का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को जो है इसका पता नहीं होता है और वो बेचारे जो है वो, तो आप उनको गाइड कर सकते हैं कि इतनी सर्विस भी सेवा कर सकते हैं समाज की भी। तो कि अगर कोई ऐसा पर्सन है और वो ट्रीटमेंट पे ऊपर खर्च कर रहा है, बेचारा इनकम टैक्स दे रहा है, तो उसको टैक्स से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट इज दैट इज सेक्शन 80DD के अंदर जो है वो क्या है? 80DD की बात करें तो बी में भी उसकी सब सेक्शन ही आ गई एक तरह से। दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड इलनेस। अब देखिए यहां पे क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको क्रॉनिक डिजीज हैं। क्रॉनिक का मतलब जो कि परमानेंटली है, लॉन्ग टाइम के लिए है, या वो जो क्योर जो है वो बहुत, या तो परमानेंटली जो है वो क्योरेबल नहीं है, अगर है तो वो बहुत टाइम लेती है। ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? क्रॉनिक एलिमेंट्स बोलते हैं। सो देयर आर सम क्रॉनिक एलिमेंट्स विच आर ईदर नॉट परमानेंटली, ये देखो, क्योर्ड और टेकन लॉन्ग टाइम इन क्योर। ये तो बहुत टाइम, अब जैसे कैंसर है, या तो नहीं होगा, अगर होगा तो बहुत टाइम लेगा। एड्स है, बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड लेगा, राइट? तो उस केस में भी अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्या हो सकता है? देखिए, इंडिविजुअल्स एंड देयर गार्जियंस हैव टू स्पेंड ए सब्सटेंशियल अमाउंट टुवर्ड्स द मेडिकल ट्रीटमेंट। बिल्कुल चाहिए, उनके भी क्या चाहिए? मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, नर्सिंग चाहिए, केयर चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, रिहेबिलिटेशन करना है उनको, तो उनके लिए पैसा तो खर्च करना पड़ता है ना उसको, गार्जियन को, बेचारे को। अब गार्जियन में आपके पेरेंट्स भी आ सकते हैं, जिसके पेरेंट्स नहीं है उसके अंकल, मतलब कोई भी हो सकता है, ग्रैंडफादर हो सकता है, मदर हो सकता है, whosoever it is. The provision of this section is to provide relief in respect of such expenditure. अब इतना खर्चा, ये तो अब इसमें भी अगर आप बोलें डॉक्यूमेंट तो जरूरी नहीं है भाई, ये तो क्वाइट ऑब्वियस है कि उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर भी इससे खर्च हो रहा है, नर्सिंग के ऊपर भी खर्च हो रहा है, ट्रेनिंग के ऊपर भी खर्च हो रहा है, रिहेबिलिटेशन के ऊपर भी खर्च हो रहा है, सारा पैसा खर्च हो रहा है। So medical treatment of the following person is allowed as reduction in case of individual. अगर वो इंडिविजुअल है तो किसकी ट्रीटमेंट हो रही है? सेल्फ भी हो सकता है, स्पाउस भी हो सकता है, चिल्ड्रन भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल और एनी ऑफ देम। इनमें से कोई भी जो है वो दैट कुड बी द पर्सन। इन केस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एनी मेंबर ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है जी, दोनों। स्टेटस ऑफ एसएससी क्या होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। ओके, अब उस केस में जो स्पेसिफाइड डिजीज हैं, अब देखिए हम मेडिकल साइंस से नहीं है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा जो है हमको पता ही होगा। अब जैसे न्यूरो से रिलेटेड है तो डेमेंशिया है, एफेसिया है, ये सारी जितने भी आपके पास जितनी भी डिजीज हैं ये सारी न्यूरो से रिलेटेड है। और इनका जो अगर डिसेबिलिटी लेवल हैज बीन सर्टिफाइड टू बी 40% और अबव, तो उस केस में ये आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अब जैसे मान लो कैंसर है, फुल ब्लोन एड्स है आपके पास, क्रोनिक रेनल फेलियर है ना, हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, तो ये सारी जितनी भी डिजीज हैं, ये सारी डिजीज जो क्रॉनिक डिजीज हैं, अगर या तो इनका इलाज नहीं, अगर इलाज है तो बहुत स्लो इलाज है आपके पास, तो अगर ऐसा पर्सन है तो उस केस में इंडिविजुअल, या तो इंडिविजुअल खुद है या उसके बाद है, तो उस केस में द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन इज इफ द एज ऑफ द पेशेंट इज अप टू 60 ईयर्स तो 40,000 है, और अगर मान लीजिए इफ द एज ऑफ द पेशेंट इज अबव 60 ईयर्स है, देन इट इज द अमाउंट इज 1 लाख रुपीज। तो ये लिमिट्स आपके पास आ गई। तो चलिए जी, अब हम आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ाते हैं। जैसे मिस्टर एक्स इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड ही एंड हिज 65 years old father who is not dependent on him and his son are suffering from notified illness, जो भी illness जो मैंने डिस्कस करी वो नोटिफाइड की जाती है, and his son are suffering from notified illness, he has incurred the following expenses on treatment. क्या क्या किया जी खर्चा? On his own treatment, so
ऑन हिज ओन ट्रीटमेंट 50,000 अमाउंट रिम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर ने उसको 20,000 उसका वापिस भी दे दिया। ऑन ट्रीटमेंट ऑफ हिज सन 40,000, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 18,000, इंश्योरेंस करवाई होगी तो 18,000 का क्लेम भी मिल गया। ऑन ट्रीटमेंट ऑफ हिज फादर 60,000, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 16,000 का उसको इंश्योरेंस क्लेम भी मिल गया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 DDB, ऑल्सो कैलकुलेट इफ फादर इज ऑल्सो डिपेंडेंट। चलो अब देखिए यहां पे पहला केस है हमारे पास, फादर इज नॉट डिपेंडेंट। ओके, तो नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ हिज फादर। क्योंकि फादर इज नॉट डिपेंडेंट इसलिए नहीं मिलेगी। एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन हिज ओन ट्रीटमेंट, ये देखो 50,000 है तो 50,000 ले लिया। एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन हिज सन्स ट्रीटमेंट 40,000, टोटल कितना हो गया 90,000 रुपए। डिडक्शन ऑन एक्चुअल कितनी है 40,000, लेकिन साथ में एक्चुअल अमाउंट रिम्बर्स्ड कितना है जी 20,000 इसको मिल गया, 18,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया, 38,000 ये मिल गया। अब जो टोटल डिडक्शन अलाउबल अब कितना जो है वो दैट इज ओनली अलाउड दैट इज ऑफ 2,000 रुपीज, क्योंकि वो बाकी का पैसा उसको क्या हुआ मिल गया। ठीक है जी, तो इस तरह से अब पैसा जो रिकवर हो रहा है और कंडीशन जो है वो 40,000 की है, तो डिडक्शन एक्चुअली और 40,000 विच एवर इज लेस 40,000, लेकिन उसमें से पैसा उसको रिकवर हो गया, तो एक्चुअल डिडक्शन कितने की मिलेगी, सिर्फ 2,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी, क्योंकि बाकी पैसा जो है उनको रिम्बर्स हो गया है। तो ये थी जी मेरी सेक्शन 80 DDB। अब मुझे लगता है ये भी आपको क्लियर होगी कि ये दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड इलनेस के ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है। ओके, अब उससे भी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जिसमें सब लोग जो है इस टाइम इन्वॉल्व है, दैट इज अंडर सेक्शन 80E। ये है, अब जैसे बच्चों आप हायर एजुकेशन में जाते हैं तो हायर एजुकेशन, आजकल एजुकेशन जो है वो बहुत कॉस्टली हो चुकी है। अगर कॉस्टली है तो वहां पे कई पेरेंट्स को बेचारों को लोन लेना करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो जब लोन लेकर के एजुकेशन दी जा रही है तो वहां पे भी सेक्शन 80E ने हेल्प करने की कोशिश करी है। सर कैसे हो सकता है ये, बिल्कुल बात करेंगे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E के अंदर डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन फॉर हायर एजुकेशन, जरा पॉइंट समझना, हायर एजुकेशन है तो हु इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन, ओनली टू इंडिविजुअल, ये ध्यान रखना, इंडिविजुअल को है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और एनी अदर टाइप ऑफ द एससी को नहीं है दोस्तों, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। डिडक्शन इज अलाउड वेदर इंटरेस्ट पेड फॉर एजुकेशन लोन, व्हेन द इंटरेस्ट पेड फॉर एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन रखा है उसके ऊपर आपने जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उससे रिलेटेड डिडक्शन मिलेगी 80E के अंदर। तो बहुत सारे लोगों को इसका भी पता नहीं होता। तो अब किसके लिए उसने किया डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ व्हेन इंटरेस्ट पेड फॉर एजुकेशन लोन फॉर, या तो अपने लिए लोन लिया, इसकी एजुकेशन के लिए लोन लिया, बच्चों के लिए लोन लिया, या कोई लीगल गार्जियन है उसके द्वारा कहीं लोन लेकर के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो उससे वो भी यहां पे कवर हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि लोन किससे लिया जाएगा, लोन जरूरी नहीं कि दोस्तों से लिए, नहीं, लोन शुड बी टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कौन से फाइनेंशियल, सर जो बैंकिंग कंपनीज हैं या रेगुलेटरी एक्ट 1948 के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, तो ये हमारे आपके बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये जो बैंकिंग एक्ट 1949 के अंदर जो रेगुलेट करते हैं वो वाले उन इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लेना है। और दूसरा हो सकता है कि अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, उनसे भी आप लोन सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो टू बी अलाउड। डिडक्शन लिमिट कितनी है, यहां देखिए कोई कैप नहीं है, जितना भी आप एंटायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन बिकॉज देयर इज नो कैप ऑन द अमाउंट टू बी डिडक्टेड। कोई नहीं है, मान लो आप 10 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, उसके ऊपर आप जितना भी अमाउंट इंटरेस्ट एज इंटरेस्ट दे रहे हैं दैट इज टू बी अलाउड हियर एज ए डिडक्शन। यहां पे कोई कैप नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। डिडक्शन, डिडक्ट एंटायर इंटरेस्ट फ्रॉम टैक्सेबल इनकम। देखो एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है जो जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। द ओनली रिस्ट्रिक्शन इज दैट डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 8 years। आज आपने लोन लिया, अगले 8 साल तक ही आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। और साथ में आपको बता दूं दिस इज ओनली अलाउड फॉर इंटरेस्ट पेड, नॉट फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। अब कई बार क्या करते हैं आप, 10 लाख रुपए का लोन ले लिया,
ठीक है। अब बच्चे के एजुकेशन के लिए 10 लाख का लोन लेकर के अब हर साल आप मान लीजिए आप 1 लाख रुपए जो है वो रीपे कर रहे हैं, उसमें 75,000 जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट कर रहे हैं और 25,000 रुपए उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो इसके ऊपर नहीं मिलेगा, 25,000 के ऊपर ही मिलेगा। सो दैट इज नॉट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, ओनली ऑन द इंटरेस्ट पेड। सो एलिजिबल हायर एजुकेशन कौन सी है? सो इट इंक्लूड्स ऑल फील्ड्स ऑफ स्टडी परस्यूड आफ्टर पासिंग द सीनियर सेकेंडरी। सीनियर सेकेंडरी या उससे इक्वलेंट का जो एग्जाम है उसके ऊपर जितनी भी एजुकेशन है, चाहे वो वोकेशनल है, चाहे प्रोफेशनल है, चाहे रेगुलर कोर्सेज है, उसके अंडर अगर आप कोई लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स लोन लेते हैं तो उनको जो है इंटरेस्ट जो लोन वापस करेंगे, इंटरेस्ट का जो पोर्शन होगा उसके सेक्शन 80E के अंदर जो है उनको डिडक्शन मिलेगी और ये डिडक्शन उनको 8 साल तक कंटिन्यू रहेगी और लिमिट कोई नहीं है उनके। ओके, उसके बाद आ जाइए हम सेक्शन 80EE की बात कर लेते हैं। डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। ये बेनिफिट किसके लिए? सर होम लोन तो हमने पढ़ा हुआ है, पहले भी दे रखा है, हमने सेक्शन 24 के अंदर भी कर दिया, प्रिंसिपल अमाउंट हमने 80CC के अंदर डिस्कस कर दिया। हाँ, सारी बातें आपसे शेयर करेंगे। देखिए सबसे पहले है दिस इज द बेनिफिट विच इज गिवन टू द इंडिविजुअल, ठीक है। और लोन सैंक्शन कब होना चाहिए? 1/4/2016 से 2017 के बीच में होना चाहिए। अमाउंट ऑफ लोन इज अप टू 35 लाख, 35 लाख तक आपका लोन होना चाहिए। और जो हाउस प्रॉपर्टी जिसकी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसकी वैल्यू जो है 50 लाख रुपए तक होनी चाहिए, 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये जो जिसके ऊपर आप ये सेक्शन 80EE अप्लाई करेंगे, इट शुड बी योर फर्स्ट हाउस, चाहे आप उसको परचेज कर रहे हैं, फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी जो आप परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर मिलेगा, फर्स्ट हाउस। डिडक्शन अप टू ₹50,000 फॉर एवरी असेसमेंट ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2007 अंटिल द लोन इज रीपेड। जब तक आपका लोन रीपे नहीं हो करता तब तक आपको 50,000 रुपए की ये डिडक्शन मिलती रहेगी। द अमाउंट कैन बी क्लेम्ड ओवर एंड बियॉन्ड द डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सेक्शन 80C विच आर 2 लाख एंड ₹1 लाख रिस्पेक्टिवली। क्या मतलब हुआ? जितना भी आप पहले डिडक्शन दे रहे थे सेक्शन 24 के अंदर जो है, जब आप हाउस प्रॉपर्टी की कर रहे थे तो उसमें 2 लाख रुपए की आपको डिडक्शन थी जो आपको इंटरेस्ट का पोर्शन था। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 80C के अंदर था, जो 1.5 लाख रुपए की लिमिट थी आपकी। दोनों फायदे ले रहे थे आप, लेकिन ये जो 50,000 की डिडक्शन है ये इसके अलावा होगी, इसके अलावा होगी, तो फायदा ही फायदा है। सो द टैक्स बेनिफिट्स ऑन होम लोन हैव बीन अब्रिज्ड एज अंडर। बता देते हैं क्या हुआ। सेक्शन 24 इंटरेस्ट की थी 2 लाख, सेक्शन 80C में प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया तो 80E में कितना मिल जाएगा? 50,000। अब आपकी इच्छा है, देखो 2, 3 और ये बन गया 4 लाख का फायदा आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? 35 लाख से आपका लोन कम होना चाहिए और हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और वो पहला घर होना आपका चाहिए, तो 50,000 की आपको मिलेगी। ओके, अब आ जाओ जी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE। सर EE है तो ए आपने लगा दिया तो इसका मतलब कुछ और बिल्कुल। देखो ये बता रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग, ये घर है, क्योंकि हर आदमी क्या चाहता है? हाउसिंग चाहता है, छोटा सा घर चाहिए, और ये है अफोर्डेबल हाउसिंग। सर अफोर्डेबल हाउसिंग क्या होती है? देखो मेट्रोपॉलिटन सिटी में जिसके पास जो प्लॉट का एरिया है, जिसके घर का जो एरिया है वो 60 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, और दूसरे सिटीज में जो है 90 स्क्वायर मीटर वाला चलेगा। तो इसके अंदर जिसने भी इस छोटे से प्लॉट एरिया में जिसने घर बनाना है उसको बोलते हैं हम अफोर्डेबल हाउसिंग। तो ये क्या हुआ? होम लोन इज टेकन फ्रॉम अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिटवीन April 1, 2019 टू March 31, 2022। पहले 20 तक था, अभी ये 2020 बजट में जो है वो दोबारा से कर दिया गया था कि 31 मार्च 2020 तक इसको एक्सटेंड करें। बाकी आगे बाद की बात है। अब अफोर्डेबल हाउसिंग की याद है, स्टैम्प वैल्यू ऑफ द हाउस इज लेस देन 45 लाख रुपए होना चाहिए एंड द बायर शुड नॉट हैव एनी अदर हाउस, और उसके पास पहले कोई भी घर नहीं होना चाहिए। तो उस केस में उसको अफोर्डेबल हाउसिंग में एडिशनल डिडक्शन मिलेगी 1.5 लाख रुपए की। तो इसलिए इनकरेज किया जा रहा है कि हर पर्सन के पास अपना घर हो। एंड टोटल डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन वुड बी कैसे? 2 लाख रुपए 24 में मिल जाएगी और 1.5 लाख रुपए अगर आपका
अफोर्डेबल हाउसिंग है, तो 80 EE के ऊपर मिल गई तो कितना होगा जी 3.5 लाख रुपए ये हो गया, और प्रिंसिपल अमाउंट अगर आप दे रहे हैं तो 1.5 लाख वो हो गया, तो 5 लाख तक बताओ जी फायदा ही फायदा है कि नहीं। तो कईयों को 80 EE और 80 EE का भी बेनिफिट का पता नहीं है, तो आप ही बच्चे हैं, आपको नॉलेज हो गया, आप अच्छे कंसल्टेंट बनेंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे इनकम टैक्स में जब आप ये बातें जो है वो पब्लिक तक पहुंचाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद जो एग्जाम में बहुत आपको परेशान करती है हमेशा जो है वो दैट इज सेक्शन 80G, और हमेशा वो एग्जाम में जितनी भी मैं आपसे डिस्कस करूं सारी एक तो आम जो डिरेक्शंस हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में यही कवर होगी। 80G हर टाइम जो है हर पर्सन के मुंह पे होता है 80G। देखो सेक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट अलाउज donations made to specified relief funds and charitable institution as deduction from gross total income, क्योंकि हर आदमी के देना चाहता है, दान दक्षिणा देना चाहता है, दान करना चाहता है, लेकिन मैं आपको बता दूं अब यहां पे जो पात्र है वो कौन है, जिसको दान दिया जा रहा है वो कौन होगा, वो होगा स्पेसिफाइड रिलीफ फंड्स होंगे या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होंगे। उनको अगर आप दान देंगे तो 80G का फायदा ले लेंगे। ठीक है जी। तो अगर अब आप बोलेंगे सर हम मंदिर में जाकर के या मस्जिद में जाकर के गुरुद्वारे में जाकर के जो है गले में पैसे डाल आते हैं तो उसकी नहीं मिलेगी, नहीं उसकी नहीं मिलेगी। तो अब इसके बाद शायद आपका नजरिया चेंज हो जाएगा कि अगर आपको डोनेशन देनी है तो मुझे कहां देनी है, क्योंकि 80G में फायदा भी मिलेगा। सबसे पहले है हु इज एलिजिबल, किसको मिल सकता है। ऑल assessee who makes an eligible donation is entitled to get tax deduction subject to the conditions। कोई भी assessee, ऑल assessee, कोई भी है, कंपनी है, इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, एसोसिएशन पर्सन है, कोई भी है, दे ऑल आर एलिजिबल। व्हाट इज द मोड ऑफ पेमेंट। देखो द डोनेशन अबव ₹2000 shall be made in any mode other than cash to qualify as deduction under section 80G। तो 2000 तक अगर आप कैश देते हैं तो वो उसकी मिल जाएगी, लेकिन 2000 से ऊपर अगर आपने कैश दिया तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा, तो डिसअलाउ हो जाएगा। तो ध्यान रखिए जब भी डोनेशन देनी है तो 2000 से ऊपर आप चाहे चेक दो चाहे RTGS करो, वट एवर इट इज। ठीक है। लोगों ने अभी कोविड के अंदर जो है कोविड-19 के अंदर जो है वो पैसा दिया है तो उसका फायदा ले रहे हैं। जितने भी इंप्लॉइज है उनकी सैलरी कटी है तो वहां पे भी क्या मिल रहा है, वो भी 80G के अंदर जो है उस अमाउंट को लेस कर रहे हैं। कोविड-19 फर्स्ट टाइम आया तो उसके लिए भी फंड बना दिया गया है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू क्लेम द डिडक्शन, क्या क्या चाहिए अगर आपको ये डिडक्शन क्लेम करनी है। तो जब आप डोनेशंस देते हैं तो जरा ध्यान रखना कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और जब भी आप दान देते हो सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा 80G में, ये एक तो रिसीट के बैक साइड लिखा होता है, अगर नहीं भी लिखा है तो फिर वही तो आज आप बात करेंगे। सबसे पहले है नेम ऑफ डोनी, जिसको आप दान दे रहे हैं वो उसका नाम होना चाहिए, उसका पैन नंबर होना चाहिए, क्योंकि पैन नंबर भी मांगेगा जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, एड्रेस ऑफ द डोनी होना चाहिए और अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। ये 4 बातें आपके पास होनी चाहिए तो आप 80G के अंदर जो डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं। सर ये जो डिडक्शंस हैं अब मैंने वैसे आपके लिए इनको 4 कैटेगरीज में बांटा, ABCD। कौन कौन सी हैं। डिडक्शन अलाउड 100% विदाउट क्वालिफाइंग आउट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर आप 100 रुपए दान देते हो तो 100 रुपए की ही डिडक्शन मिलेगी। ठीक है। लेकिन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, मतलब कोई देयर इज नो कंडीशन। 100 दिया 100 की डिडक्शन मिलेगी। बी कौन सा हुआ, 50% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। अब यहां पे क्या होगा, 100 रुपए दान देंगे लेकिन आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो 50 की मिलेगी, 50% मिलेगी। आप 10,000 दोगे तो 5,000 की मिलेगी। ऊपर क्या था, 10,000 की थी 10,000 मिल रहा था, या 10,000 की थी 5,000 मिलेगा। तो 50% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। क्लियर है, यहां भी कोई और कोई कंडीशन नहीं लगी है। सी कैटेगरी है 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू 10% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। अब यहां एक कंडीशन लगी है। देखो आप 100 तो दे रहे हो, अब मान लो आप 5,000 रुपए के डोनेशन दे रहे हो, ठीक है। हाँ जी, वो 100% में कवर हो रही है तो 100 का मतलब है 5,000 ही मिलना चाहिए, लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन लग गई। क्या, अब मान लो आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम है वो 45,000 है, तो 45,000 का 10% कितना हुआ, 4,500। ये इससे ज्यादा नहीं हो सकती है 100%। तो क्या हुआ, सब्जेक्ट टू 10% ऑफ एडजस्टेड GTI।
तो ये कितनी हो जाएगी 5,000 और 4,500 विच एवरेज ले तो 4,500। अब मान लो अगर सर ये 6,000 रुपए है 60,000 रुपए, तो 60,000 का 10% कितना हो गया 6,000। तो फिर ये उससे नीचे ही है तो 5,000 की मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 50% डिडक्शन सब्जेक्ट टू 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। अब यहां पे क्या होगा सर, यहां अगर 5,000 है तो 5,000 का 50% मिलेगा, 50% मिलेगा तो 2,500 मिला, लेकिन 10% कितना है सर 4,500 बिल्कुल मिलेगा। बस ये 4,500 से ज्यादा फिर नहीं होना चाहिए, वो 10% है। अगर सर ये 6,000 है बिल्कुल मिलेगा। सर अगर ये 20,000 रुपए की इनकम है इसकी, तो क्या हुआ 20,000 का 10% कितना हुआ 2,000। अब हमें रिस्ट्रिक्ट कहां करना पड़ेगा 2,000, अब 2.5 नहीं मिलेगी 2 मिलेगी। ठीक है जी बात। तो ये 4 कैटेगरीज की डिडक्शन आपको मिलेगी। जरा वहां पे न्यूमेरिकल में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो आपको परेशान कई बार इस 10% के साथ करता है 100% वाली कंडीशन के साथ। सर एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है? सिंपल है, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल क्या होती है? आपने जीटीआई तो पढ़ी है, अब हम एडजस्टेड पढ़नी है, कुछ नहीं है। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम इज द ग्रॉस टोटल इनकम रिड्यूस्ड बाय द एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से आपने ग्रॉस टोटल इनकम में से इसको लेस करना है। कौन सा? अमाउंट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C C to 80U बट 80G। 80G की नहीं, इसके अलावा जितने भी हैं वो आपने ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस कर देनी, जो बाकी बच गया उसमें से एग्जम्प्टेड इनकम है वो लेस करनी है आपने ग्रॉस टोटल इनकम में से। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो लेस करनी है। और ये जो इनकम रेफर्ड इन सेक्शन 115A 15AB ACA इनके ऊपर जो स्पेसिफाइड रेट लगते हैं वो वाली इनकम्स आपने उसके लेस कर देनी जीटीआई में से, जो बाकी बच गई वो क्या बन गया कि एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है जी। अच्छा, अब आपको अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो जाए, मैंने जो कैटेगरीज बांटी थी उसको ही मैंने अब यहां पे एक टेबल फॉर्म में बता दिया और थोड़ा सा हिंट भी बता दूंगा। तो ये आ गई जी हमारी डोनेशन अंडर सेक्शन 80G। मैंने आपको 4 कैटेगरी बताई, तो उसको मैंने कहा एक में बांट दिया मैंने विद क्वालिफाइंग अमाउंट, एक बांट दिया विदाउट क्वालिफाइंग अमाउंट। तो विद क्वालिफाइंग लिमिट जो है वो आपको पता है कि 10%, और यहां पे कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी दान दो सब एलिजिबल होगा। तो पहले हम क्वालिफाइंग लिमिट की बात कर लेते हैं। क्वालिफाइंग लिमिट में हमने 2 कैटेगरी बांटी थी, एक थी 100% और दूसरी थी 50%। ठीक है। 100% में कहां जाएंगे? डोनेशन टू, किसको दे रहे हैं आप? गवर्नमेंट फॉर चैरिटेबल पर्पस। लेकिन चैरिटेबल गवर्नमेंट को डोनेशन दे रहे हैं चैरिटेबल पर्पस में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट कर रही है वो कर रही है फैमिली प्लानिंग के ऊपर। पैसा खर्च कहां कर रही है? फैमिली प्लानिंग के ऊपर। दूसरा है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को आप दे रहे हैं, और अदर फॉर प्रमोटिंग ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स प्रमोट करने के लिए अगर आप कोई और एसोसिएशन है या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसको अगर आप डोनेशन देंगे तो उस केस में 100% डिडक्शन मिलेगी, लेकिन दूसरी कंडीशन जरूर लगेगी। और वो कौन सी है सर? वो जो अभी हमने आपसे डिस्कस करी कि 10% ऑफ द एडजस्टेड जीटीआई। कोई बात नहीं, हम दोनों की इकट्ठी डिस्कस करेंगे। 50% डिडक्शन में क्या है? चैरिटेबल ट्रस्ट, कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट है उसको अगर आप दान देते हैं। गवर्नमेंट फॉर चैरिटेबल पर्पस एक्सेप्ट फैमिली प्लानिंग। देखो फैमिली प्लानिंग 100% में है और बाकी जो है किस में आ गए? 50% में आ गया। डोनेशन टू अथॉरिटी फॉर हाउसिंग डेवलपमेंट, ऐसी कोई अथॉरिटी बनाई रखी है जो हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, उसमें अगर आप डोनेशन नेशनल एमिनेंस की है उसके लिए अगर आप डोनेशन दे रहे हैं तो वो 80G के अंडर 50% डिडक्शन विद लिमिट, क्वालिफाइड लिमिट के अंदर कवर हो जाएगी। नोटिफाइड टेम्पल, मॉस्क एंड चर्च, अगर वो नोटिफाइड है गवर्नमेंट के द्वारा तो जितनी भी चर्चेज हैं, मस्जिद है, मंदिर है, उनको अगर आप डोनेशन देते हैं देन दैट इज अलाउड हेयर डिडक्शन, लेकिन 50% के साथ। 100 दो 50 की मिलेगी। उसके बाद है कॉर्पोरेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए जितनी भी कॉर्पोरेशंस बनाई गई हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, उनमें अगर आप डोनेशन देते हैं तो उस केस में, क्योंकि वो पैसा अल्टीमेटली किसके लिए लगेगा? माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए लगेगा। ठीक है जी। और उसके लिए अगर आप करते हैं तो सर वो 50% क्वालिफाइंग लिमिट क्या है? बिल्कुल अभी आपसे डिस्कस करी, फिर भी मैंने आपके लिए लिख दिया। क्वालिफाइड लिमिट है डोनेशन कैन नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द एडजस्टेड जीटीआई, जो मैंने आपको बताया। एडजस्टेड जीटीआई का नाम लिख दिया मैंने आप। ग्रॉस टोटल इनकम माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म ऑन द शेयर टैक्सेबल एट 15%, वो जो 115 की बातें कर रहा था। ऑल डिडक्शंस अंडर सेक्शन चैप्टर 6A के अंदर जो है इसको छोड़ करके, और इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल एट स्पेशल रेट, ये सारी जो है 115 की जो बातें कर रहा था मैं, इन दोनों इनका टोटल करिए। टोटल करने के बाद आप 10% ऑफ जीटी एडजस्टेड जीटीआई के साथ कंपेयर करिए, जो लेसर अमाउंट होगा दैट इज टू बी अलाउड हियर एज अ डिडक्शन। क्लियर हो गया जी? हाँ, ओके।
आओ जी, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, जो न्यूमेरिकल में आपको हमेशा परेशान करेंगे, जनरली यहीं से आपको पूछा जाता है। जैसे पहला है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर ने जितने भी डिजास्टर्स होते हैं उसके लिए एक फंड बना होता है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, वहां से लोगों की हेल्प के लिए पैसा जाता है। नेशनल डिफेंस फंड, प्राइम मिनिस्टर अर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड बना है, अर्मेनिया में एक अर्थक्वेक आया होगा उस टाइम। उसके बाद है नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज। स्वच्छ भारत कोष बना है 2014-15 से। क्लियर गंगा फंड बना है 2014-15, ये भी इसी में कवर हो गया। नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, झगड़े साथ दंगे में जो मरते हैं उनके हेल्प के लिए बना है ये। अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नेशनल एमिनेंस के होने चाहिए, आईआईटीज हैं, आईएएम्स हैं, जितने भी एनआईटीज हैं, ये सब इसमें कवर होते हैं। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड, महाराष्ट्र में आपको पता है कि भुज, महाराष्ट्र में जो है वो अर्थक्वेक आया था तो सब कुछ तहस नहस हो गया, तो उसको भी इसके अंदर आ गया। गुजरात अर्थक्वेक फंड, ये भी गुजरात में आपके भुज में जो है आपके बिल्कुल तहस नहस हो गया था, तो वो भी अब 100% रिडक्शन के साथ है। नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल और ओनली स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल के अंदर अगर आपने कोई डोनेशन देते हैं। एनी स्टेट गवर्नमेंट फंड फॉर मेडिकल रिलीफ टू द पुअर, इसमें अगर आप पैसे देते हैं 100%। जिला साक्षरता समिति सब किसमें आएगा, इसी में। नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, तो ये जैसे हमारे स्टेट का चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है तो उसमें पैसा, और जो यूटीज हैं उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, जैसे दिल्ली है तो एलजी रिलीफ फंड होगा वहां पे। नेशनल स्पोर्ट्स फंड, चंडीगढ़ है जैसे एलजी रिलीफ फंड है। नेशनल स्पोर्ट्स फंड है। नेशनल कल्चरल फंड है, कल्चर को डेवलप करने के लिए। फंड फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ठीक। नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्संस विद ऑटिज्म, उनके लिए बहुत सारी मूवीज भी बनी है ऑटिज्म के ऊपर, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद अभी आपके पास प्राइम मिनिस्टर केयर फंड जो है, इमरजेंसी जैसे कोविड वाला फंड जिसको हम केयर फंड बोलते हैं, ये क्रिएट किया गया है और उसके अंदर अगर आप डोनेशन देते हैं तो दैट इज आल्सो एलिजिबल। अब मैं आपको एक इसका हिंट दूं, हिंट इसको कैसे याद रखोगे, अरे जितनी भी आइटम्स हैं ये सारी किसकी हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस की आइटम्स। जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस के आइटम्स हैं, जो पहले 50% में भी थी वो भी किसमें कवर कर दी, 100% कवर कर दी, जिसकी वजह से उनकी हेल्प हो सके और इन्हीं फंड से उनकी हेल्प की जाती है। वट एवर इज the funds which are created as of the national importance, under which if you are making a payment as a donation, then that is to be allowed here as a 100% deduction without qualifying limit, कोई लिमिट नहीं है। और ये 50% डिडक्शन की है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट फंड, राजीव गांधी फाउंडेशन फंड। इसका टिप बताऊं आपको, बस समझ लो, इंदिरा गांधी का बेटा राजीव गांधी, इनके नाम पे बना है। और एक है हमारा प्राइम मिनिस्टर ड्राउट रिलीफ फंड, सूखा जब पड़ जाता है तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर जो है अपनी हेल्प करता है, लेकिन आप उसके अंदर अगर आप पैसा देते हैं तो आपको 50% विदाउट लिमिट, यानी कि 100 रुपए दो 50 की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। तो ये मैंने आपको अब छोटा सा हिंट दिया, इसका लीनियर डिसेंडेंट का हिंट दिया, ये नेशनल इंपॉर्टेंस का हेल्प दिया किया, और यहां जो है आपका ओलंपिक और फैमिली प्लानिंग का है, ये जो 100% के हैं टिप जो है, और ये सारे जितने भी हैं ये चैरिटेबल के हैं, हाउसिंग के हैं, और आपके पास जितने भी मंदिर मस्जिद और माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं। ये आपको एक टिप मैंने आपको दे दिया कि कैसे जो है इनको माइंड में रखना है, कैसे इसको याद करना है। लेकिन ज्यादातर आपको एग्जाम में जो है इन्हीं में से एक या दो जो है वो होगा जो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो अगर 100% का है तो जितना मर्जी होगा दे दीजिएगा। 50% वाले तो 4 मैंने आपको बता दिए, जो यहां नहीं होगा यहां होंगे, और ये भी आपके माइंड में रह जाएगा। और ये तो आपको इंडियन ओलंपिक और फैमिली तो रहेगा जिसमें लिमिट है। तो बाकी ये जितने भी जो यहां कवर नहीं होते वो यहां पे कवर हो जाएंगे। क्लियर है जी। तो ये थी हमारी जो डोनेशंस, जिसको मैंने आपको किसमें बांटा था, ये 4 कैटेगरीज में। 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, 50% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, 100% सब्जेक्ट टू 10% और 50% सब्जेक्ट टू 10%। ये कैटेगरीज को हमने वहां पे डिस्कस किया था। तो मुझे लगता है कि 80G तक जो है आज सफिशिएंट है, बाकी डिडक्शंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।